तो बेटा देखो अगला तुम्हारा चैप्टर है, अगला चैप्टर है तुम्हारा परमाणु। तो परमाणु के बारे में लैब असिस्टेंट में एक टॉपिक दे रखा है, उसका नाम है तुम्हारा कौन सा, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। एक ही टॉपिक दे रखा है, ठीक है ना। तो नील्स बोर के परमाणु मॉडल को समझते हैं। देखो नील्स बोर का परमाणु मॉडल, नील्स बोर या बोहर का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और एक नील्स बोर का परमाणु मॉडल दोनों ही बहुत बढ़िया हैं, लेकिन रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल लैब असिस्टेंट में नहीं दे रखा है ना। अब हम देखते हैं बेटा नील्स बोर के परमाणु मॉडल में। पहले थोड़ा सा इसका वो देख लेते हैं कि ये परमाणु मॉडल होता क्या है, परमाणु क्या होता है। देखो सबसे पहले आया था बेटा कौन सा वैज्ञानिक, थॉमसन नामक वैज्ञानिक। सबसे पहले कौन आया था बेटा, थॉमसन, थॉमसन या टॉमसन। और इसने बताया कि जो परमाणु होता है, परमाणु कैसा होता है बेटा, परमाणु अविभाजित कण होता है। और इसने ये बताया था कि जो परमाणु होता है ये ठीक उसी प्रकार से व्यवस्थित होता है जिस प्रकार तरबूज का फल, यानी उसकी तुलना उसने तरबूज के फल या बूंदी के लड्डू या प्लम पुडिंग मिठाई से की थी। तो इसने ये बताया कि थॉमसन ने ये बताया कि जो परमाणु होता है ये पूर्णतः एक ठोस गोला होता है, ठोस गोला होता है जिसमें देखो ये पूर्णतः कैसा बताया था उसने, धनावेशित बताया था। कैसा बताया था, धनावेशित। और इसने ये बताया कि जो धनावेशित गोला होता है इसमें जो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन होते हैं ये अस्त व्यस्त व्यवस्थित होते हैं, सही है। लेकिन ये इसमें ये बताया कि जो परमाणु का परास होता है, जो परमाणु का परास होता है वो 10 की पावर -10 मीटर को होता है। और जो कैसा होता है बेटा, सत्य होता है। सही बात है ना, परमाणु होता है 10 की पावर -10 मीटर त्रिज्या का ठोस गोला होता है, ठीक, थॉमसन के अनुसार। लेकिन यहाँ पे एक बार बताओ, अगर पूर्णतः ये कैसा है, धनावेशित है, और इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे होते हैं, अस्त व्यस्त होते हैं। तो इस प्रकार से धनावेश और ऋणावेश एक जगह पर रहेंगे तो उदासीन हो जाएगा। तो परमाणु उदासीन होना चाहिए, और अगर परमाणु उदासीन हो जाएगा तो इसका अस्तित्व तो नहीं होगा। सही है कि नहीं। जैसे देखो अगर मैं एक गोला ले लूं और एक गोले में यहां पर जैसे 20 कूलाम तो धनावेश ले लेता हूं और 20 कूलाम ही क्या ले लूं बेटा, ऋणावेश ले लूं। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो ये वस्तु कैसे हो जाएगी, उदासीन। तो इस प्रकार से यहां से अगर देखें परमाणु कैसा होना चाहिए, उदासीन होना चाहिए, है ना। अगर परमाणु उदासीन हो जाएगा तो इसका अस्तित्व तो नहीं होगा। तो इसके स्थायित्व के बारे में ये कोई जानकारी नहीं दे पाया। लेकिन कब, केवल एक बात यहां पर ये बता गया कि जो परमाणु होता है उसका जो परास होता है वो 10 की पावर -10 मीटर का होता है, जो सत्य है। ये कैसा है बेटा, ये सही है, ठीक है। इसके बाद फिर आया था कौन सा बेटा, रदरफोर्ड। कौन सा आया था, रदरफोर्ड। और रदरफोर्ड ने यहां पर एक अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। जब इसने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया था तो 2.1 × 10 की पावर -7 मीटर मोटी एक स्वर्ण पत्र पर अल्फा कणों की बौछार की। ये स्वर्ण पत्र की मोटाई थी। ये क्या थी बेटा, स्वर्ण पत्र की मोटाई थी। ये स्वर्ण पत्र की मोटाई थी। और इसने अब यहां पे ये देखा था तो स्वर्ण पत्र की ये पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार की। तो इसने कुछ यहां पे ये देखा था कि कुछ अल्फा कण अपने पथ से विचलित हो जाते हैं। कोई 90 डिग्री पर चला जाता है, कोई अधिक कोण पर चला जाता है, ठीक है। अलग अलग कोण पर जब विचलित होते हैं, और एक ऐसा होता है जो अपने पथ से वापस पुनः लौट के आ जाता है। तो फिर यहां से फिर नाभिक की खोज की गई। तो इसने ये बताया कि जो परमाणु होता है उसका अधिकांश भाग कैसा होता है बेटा, खोखला होता है, जिसके कारण अल्फा कण यहां पर क्या होते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाते हैं। कुछ जो अल्फा कण होते हैं ये अपने पथ से क्या हो जाते हैं बेटा, विचलित हो जाते हैं, कुछ अधिक कोण पर विचलित हो जाते हैं। लगभग 20,000 कणों या लगभग 8,000 कणों में से एक कण ऐसा होता है जो जिस पथ से जाता है उसी पथ से वापस लौट आता है। तो इसने फिर रदरफोर्ड ने यह बताया था
कि रदरफोर्ड के अनुसार जो परमाणु का संपूर्ण धनावेश होता है वो उसके नाभिक में होता है, यानी उसके अंदर केंद्रित होता है, जिसे क्या कहते हैं बेटा, नाभिक कहते हैं। और इसके अनुसार जो नाभिक की त्रिज्या होती है, जो नाभिक की त्रिज्या होती है वो कितनी होती है बेटा, या नाभिक का परास होता है वो कितना होता है, 10 की पावर माइनस 15 मीटर, 10 की पावर माइनस का 15 मीटर, यानी 1 एफएम या 1 फर्मी या 1 फेम्टोमीटर 10 की पावर माइनस 15 मीटर होता है। सही है ना, 1 एफएम की वैल्यू। इसका मतलब ये परमाणु, यहां पर नाभिक का परास हो गया, ये परमाणु का परास। इसने भी बताया था कि परमाणु का परास क्या होता है बेटा, परमाणु का परास। तो परमाणु का परास इसने भी क्या बताया था, 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ठीक है, इसने बताया कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो स्थिर अवस्था में ना होकर ये क्या करते हैं बेटा, घूर्णन करते हैं, वृत्ताकार पथ में घूर्णन करते हैं। लेकिन ये भी यहां पर एक बात ये नहीं बता पाया कि जब इलेक्ट्रॉन लगातार चक्कर लगाएगा तो ऐसी स्थिति में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होनी चाहिए। जब इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निरंतर कम होगी तो धीरे धीरे ये नाभिक के निकट आना चाहिए, इस प्रकार से आना चाहिए। देखो जैसे ये इलेक्ट्रॉन है और ये चक्कर लगा रहा है तो ये अंत में नाभिक के निकट आना चाहिए, और जब नाभिक के निकट आ जाएगा तो ये नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक कैसा होता है बेटा, ये धनावेशित होता है। नाभिक कैसा होता है, धनावेशित होता है। नाभिक में दो कण होते हैं बेटा, नाभिक में दो कण होते हैं, एक तो होता है धनावेशित प्रोटॉन और एक होता है उदासीन न्यूट्रॉन। ये तो कैसा होता है बेटा, पॉजिटिव धनावेशित, ये तो होता है धनावेशित, और ये कैसा है बेटा, उदासीन, ये कैसा होता है, उदासीन। ठीक है, अब यहां पर ये नहीं बता पाया कि जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाएगा तो इसकी ऊर्जा निरंतर कम होनी चाहिए, और जब निरंतर कम होनी चाहिए तो यहां पर अंत में यहां पर ये क्या, अंदर क्या है बेटा, नाभिक। ये क्या है बेटा, नाभिक। नाभिक कैसा होता है बेटा, धनावेशित। नाभिक कैसा है, धनावेशित। इलेक्ट्रॉन जब चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, ऋणावेशित। अब बताओ, इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित हो गया, नाभिक धनावेशित हो जाएगा, दोबारा से उदासीन हो जाएगा। परमाणु दोबारा से उदासीन हो जाएगा तो स्थायित्व तो नहीं होगा, और स्थायित्व नहीं होगा तो कोई भी वस्तु नहीं बनाई जा सकती है। परमाणु कैसा हो जाएगा, अब विभाजित कण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहां से ये इसके स्थायित्व के बारे में नहीं बता पाया, स्पेक्ट्रम के बारे में भी नहीं बताया। फिर यहां से क्या होता है बेटा, अच्छा स्पेक्ट्रम के बारे में इसने यहां पर जानकारी दी थी। इसने ये बताया था कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन जब वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है तो यहां से अलग अलग ऊर्जा की स्पेक्ट्रम उत्सर्जित होते हैं। यहां पर यह नहीं बताया इसने कि जो ऊर्जा होती है इसकी किस प्रकार से परिवर्तित होती है, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने पर ऊर्जा कितनी उत्सर्जित होती है, समझ रहे। तो एक तो इसके स्थायित्व के बारे में ये नहीं बता पाया। स्थायित्व के बारे में बताने के लिए फिर एक वैज्ञानिक आया था, और वैज्ञानिक हो गया लास्ट में कौन सा, नील्स बोर। कौन सा है, नील्स बोर। अब नील्स बोर ने इसका अध्ययन किया था, समझ रहे। तो ये हो गया तुम्हारा थोड़ा सा इसके बारे में कि यहां पर किस प्रकार से परमाणु की खोज की थी। परमाणु की खोज सबसे पहले महर्षि कणाद ने की थी, फिर डाल्टन आया था। ठीक है, डाल्टन के बाद फिर थॉमसन आया था, थॉमसन के बाद फिर कौन आया था, रदरफोर्ड, और रदरफोर्ड के बाद फिर नील्स बोर। ठीक है, नील्स बोर के बाद फिर डी ब्रोगली वैज्ञानिक आता है। डी ब्रोगली ने यहां पर इसका सत्यापन किया था। ठीक है, तो यहां पर एक टॉपिक है नील्स बोर के परमाणु मॉडल। अब इस नील्स बोर के परमाणु मॉडल को अपन देखते हैं बेटा। ठीक, नील्स बोर का परमाणु मॉडल। नील्स बोर का परमाणु मॉडल। ठीक है बेटा, देखो नील्स बोर का परमाणु मॉडल क्या कहता है। इसने ये बताया कि जो परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वृत्ताकार पथ में परिक्रमण ना करके दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करते हैं। कैसे पथ में, दीर्घ वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करते हैं। नील्स बोर ने अपने परमाणु मॉडल के लिए 3 अभिग्रहित दी थी। तो इसने कितनी अभिग्रहित दी थी बेटा, 3 अभिग्रहित प्रस्तुत की थी बेटा। इसने 3 अभिग्रहित प्रस्तुत की। अब कौन कौन सी अभिग्रहित थी,
पहली अभिग्रहित थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है, वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है, जैसे लगाओ देखो ये कोई एक परमाणु हो गया, क्या हो गया बेटा, परमाणु, और ये क्या हो गया इसके अंदर नाभिक, ये क्या हो गया बेटा नाभिक, नाभिक का परमाणु क्रमांक ये मान लिया हमने Ze, और ये कैसा होता है बेटा, धनावेशित होता है। और जब इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर दीर्घवृत्ताकार पथ में परिक्रमण करेगा तो ये हमने मान लिया बेटा इलेक्ट्रॉन, ये वृत्ताकार इस प्रकार से ये दीर्घवृत्ताकार पथ में क्या कर रहा है, परिक्रमण करता है, और हमने इसकी त्रिज्या मान ली बेटा कितनी, r। तो इसने ये बताया कि जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है तो ये तो हो गया नाभिक और ये क्या है इलेक्ट्रॉन, इन दोनों के मध्य कूलाम आकर्षण बल कार्य करता है, और जब कोई भी कण वृत्ताकार पथ में गति करता है तो उस पर अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, तो इस कूलाम बल को अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित किया जाता है, समझ रहे। तो यहां से यह बताया था, पहली अभिग्रहित दी थी कि जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षा में परिक्रमण करता है, तो नाभिक Ze, ठीक है, एवं इलेक्ट्रॉन E माइनस चार्ज होता है, के मध्य लगने वाला कूलाम बल, लगने वाले कूलाम बल या विद्युत बल को अभिकेंद्रीय बल द्वारा संतुलित किया जाता है, अभिकेंद्रीय बल द्वारा संतुलित किया जाता है। एक अभिग्रहित तो इसकी ये थी, जैसे देखो मैंने क्या बताया था कि जो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला जो कूलाम बल है, इसका मतलब हमने एक तरफ तो क्या लिख दिया बेटा कूलाम बल, और ये कूलाम बल को कौन संतुलित कर रहा है बेटा, अभिकेंद्रीय बल संतुलित कर रहा है, तो हमने लिख दिया कूलाम बल बराबर अभिकेंद्रीय बल। तो इसमें ये ध्यान देना है बस इसमें कि कूलाम बल को कौन संतुलित करेगा, अभिकेंद्रीय बल। बेटा कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है, बेटा कूलाम बल का फॉर्मूला होता है बेटा F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये तो है कूलाम बल। अब यहां पर देखो K हमने रख दिया K, Q1 का मतलब एक आवेश, तो इसमें कौन सा हो गया नाभिक, और यहां पर हो गया इसका प्लस Ze, और दूसरा कौन सा है बेटा इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज क्या होता है माइनस, तो माइनस E, K Q1 Q2 हो गया, और अपॉन में देखो दोनों के बीच की दूरी कितनी है R, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और बराबर किसके है अभिकेंद्रीय बल। बेटा अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला क्या होता है बेटा mv स्क्वायर अपॉन R, ये फॉर्मूला है। इसको अपन शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये हो गया यहां पर क्या माइनस हो गया, माइनस को हमने बाहर ले लिया, ये हो गया KZE स्क्वायर अपॉन R, K की वैल्यू भी लिख सकते हैं, यहां पर K की वैल्यू भी लिख सकते हैं, और यहां पर हो जाएगा mv स्क्वायर अपॉन R, यहां पर माइनस ले सकते हैं नहीं भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस चिन्ह यहां पर क्या बता रहा है बेटा कि ये नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। तो यहां पर जहां माइनस चिन्ह नाभिक एवं इलेक्ट्रॉन के मध्य कूलाम आकर्षण बल को प्रदर्शित करता है। एक अभिग्रहित तो इसकी ये हो गई, कोई परेशानी,
एक समीकरण हो गया ये। बताओ कोई परेशानी? कुछ नहीं है, केवल यही पॉइंट ध्यान रखना है कि जो कूलाम बल है वो अभिकेंद्रीय बल के बराबर होता है। कूलाम बल का फॉर्मूला क्या है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया? mv स्क्वायर अपॉन आर। एक अपग्रेड तो इसकी ये हो गई बेटा। दूसरी अपग्रेड तभी लिख लेंगे ना। दूसरी अपग्रेड अगर देखते हैं तो अलाउ दूसरा पॉइंट इसने दिया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है, जब परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है तो उसके कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज होता है। ठीक है। जब कोई इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में, जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है तो कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज होता है। कैसा होता है बेटा? h/2π के पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? h/2π के पूर्ण गुणज होता है। जैसे देखो कोणीय संवेग का मान, लला पहले ये बताओ कोणीय संवेग को L से या फिर J से प्रदर्शित करते हैं। कोणीय संवेग बराबर होता है R इंटू P। सही है। रेखीय संवेग इंटू गुणन त्रिज्या। चलो अच्छा, P की वैल्यू अगर हम रखें तो P बराबर संवेग का सूत्र क्या है? P बराबर M इंटू V। तो ये हो जाएगा R M इंटू V। तो इसको MVR लिख दें। ये क्या है बेटा? कोणीय संवेग है। क्या हो गया? कोणीय संवेग। इसका मतलब जो कोणीय संवेग है, कोणीय संवेग वो किसके बराबर हो गया? h/2π के पूर्ण गुणज। पूर्ण गुणज का मतलब है मुख्य क्वांटम संख्या है यहां पर। तो यहां से कोणीय संवेग का मान आ गया बेटा mvr, और mvr बराबर हो जाएगा ये nh/2π। nh/2π ये दूसरी अपग्रेड दी थी बेटा। अब इसमें यहां पर जो n है, जहां n क्या है बेटा? मुख्य क्वांटम संख्या है। मुख्य क्वांटम संख्या, और इसकी अगर वैल्यू देखते हैं तो मुख्य क्वांटम संख्या की 1 2 3 4 ये अनंत तक हो जाती है। ठीक है। h क्या है यहां पर? h क्या है बेटा? प्लांक स्थिरांक। इसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड। मात्रक विशेष ध्यान देना है, जूल इंटू सेकेंड। ये क्या है बेटा? प्लांक नियतांक या प्लांक स्थिरांक। कोई दिक्कत? ये दूसरी अपग्रेड हो गई बेटा। कोई परेशानी? अब इसने तीसरी अपग्रेड और दी थी बेटा। एक तीसरी अपग्रेड थी कि जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर की ऊर्जा की तरंग उत्सर्जित करता है। जैसे देखो, जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो दोनों कक्षाओं के, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर
कि ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उत्सर्जित करता है। कैसे? ऊर्जा कैसे उत्सर्जित करता है? देखो मैंने क्या बोला है इसमें कि जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। जैसे ललाओ देखो, मैंने मान लिया कि यहां पर ये दूसरी कक्षा की ऊर्जा हो गई En2 और ये हो गई पहली कक्षा की ऊर्जा, तो दोनों की अंतर हो गया कि नहीं? En2 माइनस En1 बराबर क्या हो गई बेटा? कुल ऊर्जा। मैंने क्या बोला है? दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर की ऊर्जा उत्सर्जित करता है, कुल ऊर्जा हो गई। अब इस ऊर्जा को अपन जानते हैं बेटा, E बराबर क्या होता है बेटा? एच न्यू। E बराबर क्या होता है बेटा? एच न्यू। तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं कि En2 माइनस En1 बराबर एच न्यू। न्यू क्या है यहां पर? आवृत्ति। जहां न्यू क्या है बेटा? आवृत्ति है। न्यू क्या है इसमें? आवृत्ति है। सही है। अगर यहां से देखो अपन जानते हैं बेटा आवृत्ति न्यू बराबर क्या होता है? सी अपॉन लैम्बडा होता है कि नहीं? सी क्या है यहां पर? ये प्रकाश का वेग है, निर्वात में प्रकाश का वेग, प्रकाश का वेग हो गया। और प्रकाश का वेग कितना होता है बेटा? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है कि नहीं? और ये लैम्बडा क्या है बेटा? ये तरंग दैर्ध्य है। ये क्या है? तरंग दैर्ध्य। सही है कि नहीं? ये प्रकाश का वेग है, कोई दिक्कत? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि En2 माइनस En1 बराबर एच। न्यू बराबर क्या हो गया बेटा? सी अपॉन लैम्बडा। तो ये हो गया, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये दूसरी अपग्रेड हो गई बेटा, सॉरी तीसरी अपग्रेड। तो ये इस प्रकार से तो इसने 3 अपग्रेड दी थी। 3 समीकरण याद रखने हैं, कोई परेशानी तो नहीं है इनमें। सही है कि नहीं? ये 3 अपग्रेड कंप्लीट हो गई। पहली अपग्रेड कौन सी थी? यानी पहली अपग्रेड थी कि जब इलेक्ट्रॉन परमाणु के चारों ओर वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है तो नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाला कूलाम बल, लगने वाला जो कूलाम बल है वो अभिकेंद्रीय बल के द्वारा संतुलित किया जाता है। कूलाम बल का मान किसके बराबर हो गया? अभिकेंद्रीय बल के बराबर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? और दूसरी अपग्रेड क्या कहती है बेटा? दूसरी अपग्रेड क्या कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है तो कोणीय संवेग का मान h/2π के पूर्ण गुणज होता है। और तीसरी अपग्रेड कहती है कि जब कोई इलेक्ट्रॉन परमाणु में एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो दोनों कक्षाओं के अंतर के बराबर की ऊर्जा उत्सर्जित करता है। ये क्या है? तीसरी अपग्रेड। इसके बाद देखो बेटा, ये तो तुम्हारी 3 अपग्रेड हो गई। अब हमें निकालना है इन तीनों अपग्रेडों के द्वारा एक तो वेग निकालना है, एनवी कक्षा में वेग और एनवी कक्षा की त्रिज्या और एक कुल ऊर्जा। ये तीनों से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है? न्यूमेरिकल यहां से आते हैं। अब देखना बेटा, मैं अब इसमें तुम्हारे लिए बता रहा हूं, देखो ऊर्जा। और ऊर्जा से पहले अपन एक बात देखते हैं और वो देखते हैं बेटा त्रिज्या के लिए। सबसे पहले त्रिज्या का निर्धारण क्या होगा? मैं यहां से लेता हूं, देखो पहला समीकरण है, त्रिज्या का निर्धारण करना है हमें। और त्रिज्या के निर्धारण से पहले चलो बेटा, तो देखो हमें क्या करना है बेटा, तीनों अपग्रेड देखते हैं। और तीनों अपग्रेड कौन कौन सी थी? मतलब तीनों अपग्रेड देखनी है। पहली अपग्रेड कौन सी थी? के जेड ई स्क्वायर, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। और बराबर क्या हो गया बेटा? एम बी स्क्वायर अपॉन आर। पहली अपग्रेड तो ये थी, सही है?
दूसरी अभिव्यक्ति क्या कहती है बेटा, दूसरी अभिव्यक्ति की एम बी आर बराबर क्या होता है बेटा, एन एच अपॉन 2 और तीसरी अभिव्यक्ति क्या कहती है बेटा, तीसरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ऊर्जा निकालेंगे तब आवश्यकता पड़ती है, बाकी का लिख लो भले। इसमें है कि ई एन टू माइनस ई एन वन बराबर ई लिख लो। 3 अपग्रेड हो गई। अब हमें क्या देखना है, देखो इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 और इसको समीकरण 3 देखो। अब हमें सबसे पहले त्रिज्या का निर्धारण करना है, सबसे पहले हमें करना है त्रिज्या का निर्धारण। त्रिज्या और मैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए देख रहा हूं, किसके लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए। स्पष्ट दे रखा है हाइड्रोजन परमाणु के लिए नील्स बोहर मॉडल, ठीक है। हम देखते हैं बेटा हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए यदि इलेक्ट्रॉन एन बी कक्षा में गति करे तो कक्षा की त्रिज्या हमने एनवी कक्षा में मान ली, कक्षा की त्रिज्या हमने मान ली बेटा आर एन, वेग मान लिया एनवी कक्षा में, वेग क्या मान लिया बी एन, सही है। तो इसमें बताओ अगर त्रिज्या मानेंगे आर एन हो जाएगा, यहां पर भी क्या हो जाएगा आर एन और वेग क्या हो जाएगा बेटा बी एन, यहां पर क्या हो जाएगा वेग बी एन, त्रिज्या क्या हो जाएगी आर एन, बाकी का तो और कोई परिवर्तन नहीं है। चलो अब हमें यहाँ पे देखना है बेटा, सबसे पहले देखो 2 समीकरण है, इसमें तो त्रिज्या आ ही नहीं रही है, त्रिज्या आ रही है दोनों में, दोनों से आ रही है। अब एक काम करो कि यहाँ से या तो देखो एक आर एन से एक आर एन कट जाए, मैं देख रहा हूं समीकरण 1 से, पहले समीकरण से देखना एक आर एन से एक आर एन कट जाएगा, यहां से एक आर एन बचेगा, आर एन बच गया बेटा, यहां से ये आर एन हमने पहुंचा दिया, यहां पहुंच गया ऊपर, बाकी का ये जो मान है ये कहाँ आएगा नीचे, तो यहाँ पर क्या बच गया बेटा के जेड ई स्क्वायर अपॉन एम बी एन स्क्वायर, घटे में आ जाएगा कहीं एम बी एन स्क्वायर, सही है। यहां से क्या कर सकते हैं के की वैल्यू रख सकते हैं, बाद में रख लेंगे। अब देखो यहाँ पर है बी एन स्क्वायर, क्या है बी एन स्क्वायर, अब देखो बी एन स्क्वायर अपन बी एन की वैल्यू यहां से निकाल सकते हैं कि नहीं, या फिर एक काम करो कि समीकरण दो को ही ले लो, पहले समीकरण 2 को ही ले लो, सबसे पहले समीकरण 2 से बेटा 2 से बी एन की वैल्यू निकालो, बी एन का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो एन एच अपॉन 2 पाई हो गया, और ये क्या है एम आर एन, ये कहाँ आएगा बेटा नीचे एम आर एन, बी एन आ गया, इस बी एन का मान समीकरण 1 में रखना, मतलब समीकरण 1 में बी एन का मान रखना है, 1 में बी एन का मान रखने का बेटा, बी एन का मान रखना, देखो के जेड ई स्क्वायर और अपॉन में हो गया आर एन स्क्वायर बराबर क्या हो गया बेटा एम अपॉन आर एन, और ये हो गया बी एन स्क्वायर, इसका वर्ग करो एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर, और ये हो गया एम स्क्वायर आर एन, देखो आर एन स्क्वायर से आर एन स्क्वायर कैंसिल, और कुछ कट रहा है, और कुछ नहीं करना, सही है। हाँ एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, एक एम से एक एम कैंसिल हो जाएगा, और कुछ करवाएगा नहीं करना। अब देखो आर एन का मान निकालना है, आर एन कहाँ गया ऊपर, आर एन आ जाएगा भाई आर एन, ये वैल्यू जो है इसको नीचे पहुंचाना, तो देखो यहाँ पर तो है एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन, ये हो गया के जेड ई स्क्वायर, सही है, और यहाँ पर क्या बच गया बेटा 4 पाई स्क्वायर, और ये क्या बच गया के की वैल्यू तुम जान लीजिए बेटा, के बराबर क्या होता है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये के की वैल्यू होती है, के की वैल्यू रखो, तो आर एन बराबर हो जाएगा, देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू हो गई 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा जेड ई स्क्वायर, और ये हो गया 4 पाई स्क्वायर, देखो 4 से 4 और ये पाई से पाई, एप्सिलॉन नॉट कहाँ जाएगी ऊपर, इसलिए ये बचेगा आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन
पाई एम और जेड ई स्क्वायर। ये फॉर्मूला तुम्हें याद रखना है और यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, यही फॉर्मूला इसमें इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला ही फॉर्मूला, ध्यान देना है, समझ गए। मैंने तुम्हें डेरिवेशन जो बता दिए, बाकी फॉर्मूला ये याद है। ये एनवी कक्षा में त्रिज्या है, कक्षा की त्रिज्या होगी एनवी कक्षा। अगर हम हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालें तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए कैसे निकालेंगे, देखो चला हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकालो। हाइड्रोजन परमाणु के लिए चला हाइड्रोजन परमाणु के लिए परमाणु क्रमांक Z बराबर क्या हो गया, 1। परमाणु क्रमांक Z की वैल्यू क्या हो गई बेटा, 1। सही है, परमाणु क्रमांक हो गया 1। तो अपने पास फॉर्मूला क्या था बेटा, Rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ZE स्क्वायर, Z की वैल्यू 1 E स्क्वायर, ये फॉर्मूला होगा। अगर हम यहां से इनकी वैल्यू रख देते हैं, हाइड्रोजन परमाणु के लिए आ गई एनवी कक्षा में त्रिज्या, तो यहां से देखो H की वैल्यू तुम जानते ही हो बेटा, H की वैल्यू क्या होती है, H की वैल्यू क्या होती है बेटा, यहां से 6.62 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल इंटू सेकेंड, सही है। और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। और वैल्यू क्या है, m, m का मतलब इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 केजी। ई इलेक्ट्रॉन, ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। और ई क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर, 10 की पावर कितनी हो गई माइनस का 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया, आवेश। कोई दिक्कत, अगर हम इनकी वैल्यू, वैसे माइनस में होता है, इसको जानते हैं माइनस में होता है, अगर इसकी हम वैल्यू सारी वैल्यू रखते हैं तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा, Rn बराबर, Rn बराबर कितना आएगा इसका मान बेटा, Rn की वैल्यू क्या आएगी बताओ, चलो देखो, अगर हम यहाँ पे Rn की वैल्यू निकालेंगे तो Rn बराबर सारी वैल्यू रख देंगे, सारी वैल्यू रखेंगे तो ये देखो Rn का मान कितना आएगा, एन की कक्षा में 0.529 इंटू 10 की पावर माइनस 10 मीटर। और यहाँ पे बचा क्या है बेटा इसमें, एन स्क्वायर, क्या बचा है इसमें, एन स्क्वायर। क्या बचा है बेटा, एन स्क्वायर, तो इनटू में क्या आ जाएगा बेटा, एन स्क्वायर, सही है कि नहीं। तो इसको क्या लिख सकते हैं, आर एन, एन भी कक्षा में एन स्क्वायर। चलो एक काम करें, अगर मैं पहली कक्षा में ही निकालूं, पहली कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए अगर हम निकालें तो बताओ पहली कक्षा के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। पहली कक्षा के लिए अगर n की वैल्यू 1 रख देता हूं तो यहाँ पर देखो क्या आएगी बेटा वैल्यू, r1, n की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ से क्या बचेगा, n की वैल्यू यहाँ पर भी कितनी हो गई, 1 बचेगा, क्या एक तो बचेगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और अपॉन में क्या हो गया पाई m e स्क्वायर, पाई m e स्क्वायर, ये तो है। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू रख दो बेटा,
जब इनकी वैल्यू रखेंगे तो R1 की वैल्यू यहां से आएगी बेटा 0.529 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। ये अपने पास R1 की वैल्यू आएगी, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, R1 बराबर 0.529 ml। R1 की वैल्यू आएगी। एक तो ये नोट करना, पहली कक्षा की त्रिज्या है, पहली कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार पथ में परिक्रमण करता है तो पहली कक्षा की त्रिज्या होगी, क्या हो गई, पहली कक्षा की त्रिज्या होगी। अब यहां से अगर मैं nवीं कक्षा की त्रिज्या निकालूं तो देखो nवीं कक्षा के लिए देखो फॉर्मूला यही है ना, nवीं कक्षा के लिए, nवीं कक्षा की त्रिज्या। तो रहा ध्यान देना बेटा, ये फॉर्मूला देखो, इसमें मैंने ये फॉर्मूला दिया n rn बराबर n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, पाई m e स्क्वायर, क्योंकि z की वैल्यू तो हमने क्या की थी, यही है ना फॉर्मूला। अगर मैं यहां से rn की वैल्यू निकालूं, देखो मैंने n स्क्वायर बाहर निकाल दी, बाकी की वैल्यू क्या बच गई, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर। अब ये देखो ये वाली जो वैल्यू है ये इसी के बराबर है, सेम है, सही है कि नहीं, मतलब h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m e स्क्वायर, ये r1 की वैल्यू है, इसलिए rn बराबर n स्क्वायर और इनटू में ये क्या होगा r1, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि r1 इनटू n स्क्वायर। इसका मतलब n की कक्षा की जो त्रिज्या है वो कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होगा। कक्षा की संख्या के वर्ग की कैसी है, समानुपाती, सही है कि नहीं, सही है कि नहीं। चलो अर्थात nवीं कक्षा की त्रिज्या, कक्षा की त्रिज्या कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती होती है, समानुपाती कक्षा की संख्या के वर्ग के समानुपाती। कोई परेशानी इसमें देखो, एक तो ये नोट करना है, ये वाला ये ध्यान रखना है, और एक ये पहली कक्षा के लिए हो सके तो ये वाला फॉर्मूला ध्यान रखना है, न्यूमेरिकल है इसलिए ये आपने ध्यान रखना 0.529 एमएच। ये तो हो गया तुम्हारा क्या बेटा, त्रिज्या, ठीक। अब हम देखते हैं बेटा इसके बाद में वेग, अगर यहां से वेग निकालें, अब एक काम करो, जो हमारे पास त्रिज्या का फॉर्मूला आया है ना उसको समीकरण 2 में रखो। देखो अपने पास जो आया है आर एन बराबर एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम टी स्क्वायर। चलो जेड ले लो, बोले जेड परमाणु क्रमांक 1 रख दें। ये जो वैल्यू है समीकरण 2 में रख दो, समीकरण 2 में आर एन का मान रख दो, रखो बेटा पहले। तो देखो वेग अगर निकालते हैं तो अपने पास फॉर्मूला क्या था बेटा, एम बी एन आर एन बराबर क्या था बेटा, एन एच अपॉन, ये फॉर्मूला था, वैल्यू रखनी है। तो देखो यहां से मैंने रख दिया एम और ये हो गया बी एन, आर एन की वैल्यू क्या हो गई, या फिर एक काम करें यहां से केवल बी एन निकालें, केवल क्या निकालें, बी एन की वैल्यू क्या हो गई, देखो एन एच अपॉन 2 पाई और एम आर एन, ये कहां गया बेटा, एम आर एन की वैल्यू रखना बेटा, एन एच अपॉन 2 पाई एम, आर एन की वैल्यू क्या हो गई, एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन और अपॉन में पाई एम, ये ऊपर गई पाई एम। अब यहां से देखो पाई एम से तो पाई एम कैंसिल हो गई, एक एनएच से एक एनएच कैंसिल, यहां से बी एन की वैल्यू क्या बची बेटा, देखो ऊपर तो क्या बच गया ई स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया बेटा 2 और एन एच एप्सिलॉन। ये nवीं कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के लिए nवीं कक्षा में देंगे, यह है हाइड्रोजन परमाणु के लिए, हाइड्रोजन परमाणु के लिए
एन बी कक्षा में वेग, एन बी कक्षा में क्या हो गया बेटा, ये वेग हो गया। एन बी कक्षा में वेग, कोई परेशानी इसमें? नींद तो नहीं आ रही? एन बी कक्षा में क्या हो गया बेटा, वेग हो गया। ठीक, अब हमें निकालनी देखो पहली कक्षा में, प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए, पहली कक्षा के लिए n बराबर कितना हो गया, 1। पहली कक्षा के लिए n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखेंगे तो b1 बराबर कितना बना बेटा, देखो यहां से हो गया e स्क्वायर और अपॉन में क्या हो गया 2, n की वैल्यू 1 h एप्सिलॉन, ये b1 आ गया। अगर हम इनकी वैल्यू रखते हैं, e की वैल्यू कितनी है 1.7 10 की पावर -19 कूलम, h की वैल्यू 6.62 10 की पावर -34 जूल इनटू सेकंड, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.85 इनटू 10 की पावर -12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इनटू मीटर। सारी वैल्यू जब हम इसकी रखते हैं तो bn की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, b1 की वैल्यू 2.18 इनटू 10 की पावर 6 मीटर प्रति सेकंड। ये किसकी वैल्यू आ गई बेटा, b1 की वैल्यू आ गई। इसको ध्यान देना है, ये फॉर्मूला याद रखना है बेटा, b1 की वैल्यू। अगर मैं यहीं से निकालूं nb कक्षा में, nb कक्षा में वेग, nb कक्षा में वेग, अगर आप ये बताओ nb कक्षा में वेग कोई दिख रहा है क्या तुम्हें यहाँ पर, बताओ। ये nb कक्षा में है ना। अब देखो यहां से अगर देखेंगे तो bn बराबर कितना दे रखा है, e स्क्वायर अपॉन 2nh एप्सिलॉन, यही है ना। वैल्यू रखेंगे तो देखो bn बराबर, यहां से मैंने 1/n को निकाल दिया बाहर, बचा क्या, e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन, सही है क्या नहीं। यहां से अगर इसमें देखेंगे तो देखो इसको e स्क्वायर अपॉन 2h एप्सिलॉन हमको क्या ले सकते हैं, v1, इसलिए ये हो जाएगा कि vn बराबर, ये हो गया v1 और v1 अपॉन में, इसका मतलब जो nवीं कक्षा के लिए वेग है वो कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती है कि नहीं, अर्थात nवीं कक्षा में वेग, nवीं कक्षा में वेग कक्षा की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती, व्युत्क्रमानुपाती, सही है। ये तो हो गई तुम्हारी, एक तो त्रिज्या हो गई और एक वेग हो गया। अब हमारे पास एक लास्ट टॉपिक इसमें बचा है, कुल ऊर्जा, किसका, कुल ऊर्जा। अब ऊर्जा हो गई, अगर मैं यहां से ऊर्जा निकालूं, कुल ऊर्जा, कुल ऊर्जा, तो ऊर्जा कैसे निकालेंगे, कुल ऊर्जा बताओ, ऊर्जा कैसे निकालेंगे, ये तो यहीं पे रखो रहेगा। चलो बेटा देखो, अगर हम कुल ऊर्जा निकालें तो कुल ऊर्जा कैसे निकालेंगे बताओ। लाला अगर कुल ऊर्जा देखें तो बेटा कुल ऊर्जा का जो मान होता है वो गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा के योग के बराबर होगा, सही बात है। अब ये अपने पास कुल ऊर्जा हो गई बेटा, इसका मतलब कुल ऊर्जा हो गई E, या En मान लेते हैं nवीं कक्षा में, गतिज ऊर्जा मान ली मैंने और ये मान ली स्थितिज ऊर्जा Pe या U मान लेते हैं, सही है। इन दोनों के योग के कैसे हो गई बेटा, बराबर हो गई। इसको मैं दे देता हूं समीकरण 1। अब हमें क्या करना है, यहां से एक तो गतिज ऊर्जा निकालनी है और एक स्थितिज ऊर्जा, दोनों को जोड़ देना है। समीकरण 1 में वैल्यू रख देंगे। तो ललाओ देखो इसमें मैं निकालता हूं सबसे पहले गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा। लला गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? के ई बराबर 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। और अपने पास वेग है लला, वेग का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? वी एन बराबर मैंने क्या बताया था? ई स्क्वायर अपॉन 2NH एप्सिलॉन नॉट, यही है ना? इसकी वैल्यू रखना तो के ई बराबर क्या आएगा? 1/2 m वी एन स्क्वायर। वर्ग करेंगे तो क्या हो गया बेटा? ई स्क्वायर, और अपॉन में क्या हो गया? 2 का क्या हो गया बेटा? 4, और ये हो जाएगा n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। और 2 से, अच्छा 2 का देखो काटना नहीं है, ये कटेगा नहीं। हाँ, ई का वर्ग करेंगे तो क्या हो गया बेटा? 4 हो गया। वर्ग करेंगे तो क्या हो गया? 4। ठीक, तो देखो के ई की वैल्यू क्या बचेगी गतिज ऊर्जा? 4 दूना 8 हो गया। एम ई की घात कितनी हो गई? 4। सही है? अपॉन 8 हो गया, n स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? ये 1/2 mv स्क्वायर, बी का फॉर्मूला केवल इतना ही था ना? यही था। चलो देखो, तो ये तो अपने पास आ गया बेटा गतिज ऊर्जा का, गतिज ऊर्जा का। सही है? अब हमें एक स्थिति ऊर्जा और निकालनी है। एम स्क्वायर ई 4 आता है इसमें कहीं। चलो देखते हैं। इसके बाद स्थितिज ऊर्जा और देखो बेटा, स्थितिज ऊर्जा। लला स्थितिज ऊर्जा किससे कहते हैं बताओ? ऊर्जा का मतलब, ऊर्जा ही तो है स्थितिज ऊर्जा। ऊर्जा मतलब कार्य, कार्य बराबर विभव इंटू आवेश। तो मैं इस ऊर्जा को इस फॉर्मूले से लिख रहा हूं, देखो विभव इंटू आवेश, विभव इंटू आवेश। ध्यान देना बेटा, ऊर्जा मैंने मान ली बेटा स्थितिज ऊर्जा पीई, पोटेंशियल एनर्जी। विभव, विभव का फॉर्मूला क्या होता है? V बराबर के क्यू अपॉन आर। V बराबर क्या होता है बेटा? के क्यू अपॉन आर। और दूसरा एक आवेश है, इसको Q1 मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं? Q2। सही है? तो पीई बराबर, एक तो हो गया बेटा के की वैल्यू क्या होती है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q1 का मतलब एक तो नाभिक का आवेश प्लस जेडी, प्लस जेडी। और इलेक्ट्रॉन का आवेश दूसरा क्या हो गया? देखो इलेक्ट्रॉन का आवेश माइनस ई, और अपॉन में क्या है? आर। अपॉन में क्या हो गई? आर। तो इसलिए पीई बराबर हो जाएगा, देखो ये तो बच गया यहां पर ये प्लस का, सही है कि नहीं? प्लस जेड, तो कितना बच गया? माइनस का। अब बताओ यहां से देखो क्या हो गया? ये जेड ई स्क्वायर हो गया, और अपॉन में क्या हो गया? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। इसको आर एन लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं? एनवी कक्षा के लिए ये हो गया आर एन। लगा आर एन की वैल्यू क्या आई थी बेटा? आर एन बराबर क्या था? एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई एम जेड ई स्क्वायर। यही फॉर्मूला था कि नहीं? अगर मैं इसकी यहां पे वैल्यू रखता हूं तो पीई बराबर क्या आएगा? देखो माइनस का जेड ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर एन। आर एन की वैल्यू क्या हो गई? आर एन की वैल्यू हो गई एन स्क्वायर एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, और अपॉन में हो गया पाई एम जेड ई स्क्वायर। कोई दिक्कत? काटो बेटा, देखो पाई से तो पाई कैंसिल हो गया, और क्या हो गया? और तो कुछ नहीं कट रहा। तो यहां से पीई की वैल्यू क्या बची बताओ? जेड इंटू जेड क्या हो गया? जेड स्क्वायर। ई की घात 4 हो गई, और इंटू में क्या हो गया? एम। सही है?
और बटे में क्या हो गया बेटा 4 और क्या बच गया इसमें n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन परमाणु के लिए z बराबर कितना हो गया 1 हाइड्रोजन परमाणु के लिए, इसलिए Pe की वैल्यू क्या बचेगी बेटा j। अच्छा यहां पे देखो माइनस और चल रहा है, क्या चल रहा है माइनस, तो ये हो गया बेटा इसमें माइनस और ये हो जाएगा जेड स्क्वायर ई। अच्छा जेड की वैल्यू कितनी हो गई, परमाणु क्रमांक कितना हो गया 1, जेड की वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा e की घात 4 m और अपॉन में क्या हो गया बेटा इसमें 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। बताओ इसमें कोई परेशानी, इसको थोड़ा सा मैं छोटा कर रहा हूं, एक साथ हो जाएगा ये। ठीक, अब इसके बाद देखो बेटा, इसके बाद देखो ये आ गया अपने पास। अगर मैं कुल ऊर्जा निकालूं तो इस समीकरण में वैल्यू रखूं, तो लाला मैं रख रहा हूं समीकरण 1 से, समीकरण 1 में वैल्यू रखो तो ई एन बराबर, देखो गति ऊर्जा का फॉर्मूला क्या आया है बेटा m e की घात 4 हो गई और अपॉन में क्या है 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इसके बाद क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी दे रखी है माइनस, कितनी है बेटा m e की घात 4 हो गई और अपॉन में कितना दे रखा है 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, कॉमन क्या आ रहा है दोनों में से ई एन बराबर, देखो ये पूरा कॉमन आ रहा है दोनों में, क्या है बेटा m है e की घात 4 हो गई और अपॉन में क्या हो गया 4 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर, कॉमन आ गया बेटा दोनों में से, आ गया। इसमें क्या बच गया अब 4 दूना 8, 1/2 बच गया कि नहीं, और माइनस का क्या बच गया 1, 1/2 में से 1 जाएगा तो माइनस का 1/2 बच गया, माइनस 1/2 का इससे गुणा करेंगे तो ई एन बराबर माइनस 1/2 का गुणा करेंगे तो यहाँ पे 8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m e की घात 4 और बटे में कितना हो जाएगा 8 n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। ये अपने पास क्या हो गया बेटा nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा हो गई है, nवीं कक्षा की कुल ऊर्जा। अब यहां से देखो m की वैल्यू तुम जानते ही हैं लला, अगर m की वैल्यू e की वैल्यू और यहां से देखो पहली कक्षा के लिए निकालें, पहली कक्षा के लिए, तो पहली कक्षा के लिए बताओ बेटा, पहली कक्षा के लिए बेटा पहली कक्षा के लिए अगर निकालेंगे तो n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 रखोगा बस में, तो ई एन बराबर कितना आएगा माइनस m e की घात 4 हो गई बटे में क्या हो गया 8 h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। अगर इनमें सारी वैल्यू रखते हैं तो ये वैल्यू आती है ई एन बराबर माइनस, ये आ जाएगी यहां पर 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18, ठीक है, और ये आएगी बेटा जूल में। अगर मैं इसी फॉर्मूले से देखूं, इसी से nवीं कक्षा, अच्छा ये पहली कक्षा के लिए आया है, ये पहली कक्षा के लिए, अगर यहां से मैं पहली कक्षा के लिए देखूं तो ललाओ पहली कक्षा के लिए कितना आएगा, ये आ जाएगा कि नहीं। अगर मैं nवीं कक्षा के लिए देखूं तो फॉर्मूला तो यही है कि नहीं, यहां से देखो 1/n स्क्वायर को मैं बाहर निकाल दूं और इसको पूरे को अब क्या लिख सकता हूं E1, तो इसको क्या लिख सकते हैं E1, ऐसे लिख सकता हूं क्या, समझ में आई कि नहीं आई। अब यहां से देखो ये आ गया E1 की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है, कितनी है माइनस का 2.18 इंटू 10 की पावर माइनस का 18 और बटे में कितना है n स्क्वायर, और ये किस में आएगा जूल में, किस में आएगा जूल में। ये वैल्यू याद रखनी है, ये वैल्यू याद रखनी है, यही आती है इसमें, बस यही टॉपिक है और खत्म, समझ रहे हैं, इसलिए एक टॉपिक में ये वैल्यू याद करनी है इसमें। अब देखना इसके बाद हम देखते हैं ई एन की वैल्यू अपने पास आ गई माइनस का 2.18
1 8 इंटू 10⁻⁻18 और ये बटे में आ गया बेटा n स्क्वायर और ये आ जाएगी बेटा जूल। अगर इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करें तो हम जानते हैं बेटा कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। अब बताओ जूल को यदि मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर रखूं तो इसका क्या कर देंगे बेटा, हम भाग दे देंगे। 1 जूल की वैल्यू निकालें तो भाग देंगे कि नहीं, तो यहां से ई एन की वैल्यू आ जाएगी -13.6 और बटे में क्या है एन स्क्वायर और ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक। विवेक समझ में आया क्या? ये वाली ये अगर मैं यहां पर देखूं मतलब की बात है यहां से ई एन की वैल्यू निकालूं तो यहां पे आएगा 2.18 इंटू 10⁻⁻18 और बटे में क्या जाएगा एक, अगर मैं जूल देखो 1 जूल की वैल्यू निकालें तो ये बटे में आएगा तो यहां पर आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा ई एन बराबर माइनस, ठीक है, ये आएगा 13.6। अब देखो माइनस की कितनी है 19 माइनस के 18, -18 से -18 कैंसिल, माइनस की 1 बच गई, ऊपर जाएगी तो +1 तो यहाँ पे हो जाएगा 13.6। समझ रहे 13.6 और बटे में क्या चल रहा है बेटा n स्क्वायर है, बटे में क्या चल रहा है n स्क्वायर, तो यहां से हो जाएगा बटे में n स्क्वायर, ये आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक। अब यहां से मैं निकालता हूं अगर पहली के, देखो अगर मैं n की वैल्यू 1 रखूंगा, अगर n की वैल्यू 1 रखेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी आएगी माइनस का 13.6 और बटे में 1 का वर्ग क्या हो गया 1, यही आएगा बेटा माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये लाइमन श्रेणी होती है, जानते हैं जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से पहली कक्षा में संक्रमण करते हैं, उच्च कक्षाओं से पहली कक्षा में संक्रमण करते हैं तो ये आती है बेटा लाइमन श्रेणी। कौन सी आती है लाइमन, ये लाइमन श्रेणी है। और यदि n बराबर में 2 रखूं तो लाओ यहां से आ जाएगा E2 बराबर माइनस, देखो 13.6, 2 का वर्ग कर दो बेटा वर्ग, कितना हो गया 4, कितनी बार 4 तिया 12, 1 बच गया और 4 चौका 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइमन श्रेणी के बाद कौन सी आती है बामर श्रेणी, कौन सी आती है बामर। यदि परमाणु में इलेक्ट्रॉन, इनको भले ही मत लिखो, लिखें तो भले लिख देना, पहली कक्षा में संक्रमण करेगा तो लाइमन श्रेणी आती है और दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो बामर श्रेणी। बामर श्रेणी में दृश्य क्षेत्र प्राप्त होता है, कौन सा क्षेत्र दृश्य क्षेत्र, बामर श्रेणी में दृश्य क्षेत्र प्राप्त होता है बेटा, ठीक है। अगर मैं n की वैल्यू रख देता हूं 3 रखना बेटा, E3 बराबर माइनस का 13.6 बटे में कितना 3 का वर्ग, 3 का वर्ग कितना हो गया 9, अब दे दो बेटा 9 का भाग, 9 एकम 9, कितनी बच गई 4, कितना हो गया 46, सही है। 9 पंजे 1 बच गया, 9 एकम 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी श्रेणी आती है पाश्चन या पासन श्रेणी, पाश्चन या पासन, पासन श्रेणी आती है, ठीक है। जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से तीसरी कक्षा में संक्रमण करता है तो जो प्राप्त स्पेक्ट्रम होता है वो पाश्चन श्रेणी में प्राप्त होता है, ठीक। अगर मैं यहां से n की वैल्यू रख देता हूं 4, n की वैल्यू 4 रखो बेटा, तो E4 बराबर हो जाएगा माइनस का 13.6 बटे 4 का वर्ग, 4 चौका 16, 16 का भाग दे दो बेटा, कितनी बार 0 पॉइंट, हाँ 16 को दो बेटा 16,
हाँ बेटा कितना आया देखो 16 अट्ठे 128, ठीक है। कितनी बच गई 8 और 16 पंजे 80 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कौन सी श्रेणी आ गई बेटा चौथी में ब्रैकेट श्रेणी। कौन सी आ गई ब्रैकेट, ठीक। अगर मैं n की वैल्यू रख देता हूं 5 तो E5 कितना आएगा बेटा -13.6 बटे में 5 का वर्ग 25 का वर्ग कितना आ जाएगा 0 पॉइंट कितना आएगा 25 पंजे और 11 और 25 चौका इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये आ जाएगी बेटा फुंड श्रेणी। फुंड श्रेणी इस प्रकार से लाला ये प्राप्त होते हैं अपने पास क्या 5 श्रेणी प्राप्त होते हैं। अब देखो 1 मिनट और मैं थोड़ा सा इसी में बता देता हूं हैं श्रेणी में से। हाँ वो मैं बताऊंगा इसमें से क्वेश्चन आते हैं इसमें बिल्कुल आ सकते हैं। देखो मैं बताता हूं तुम्हें देखो बेटा n बराबर 1 पहली कक्षा हो गई। n बराबर 1 में कौन सी श्रेणी यहाँ पे देखो E1 की वैल्यू कितनी होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सही है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर रखते हैं बेटा 2। दूसरी में कौन सी में आती है बेटा E2 बराबर कितना आएगा माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और तीसरी के लिए अगर देखें n बराबर 3 ये हो गई बेटा संख्या। यहां पर कितना आ रहा है E3 बराबर -1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और चौथी के लिए कितनी हो गई बेटा माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पांचवी कक्षा के लिए कितनी आ गई माइनस का 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। n बराबर 5 और ये n बराबर 4। ये अगर n की संख्या यहां पर अगर अनंत रख देंगे तो कुल ऊर्जा अनंत पर क्या हो जाती है बेटा 0 हो जाती है। कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी घट के 0 हो जाती है। अब इसमें देखना है तुम्हें देखो स्पेक्ट्रम किस प्रकार से प्राप्त होता है। देखो जब परमाणु में इलेक्ट्रॉन उच्च कक्षाओं से यदि पहली कक्षा में संक्रमण करता है कौन सी कक्षा में पहली कक्षा में यदि संक्रमण करता है उच्च कक्षाओं से यदि पहली कक्षा में संक्रमण करता है तब तो आती है लाइमन श्रेणी। लाइमन श्रेणी समझ गए। और यदि उच्च कक्षाओं से यदि दूसरी कक्षा में संक्रमण करता है बेटा कौन सी में दूसरी कक्षा में यदि संक्रमण करता है
यहां पे आती है बेटा बामर श्रेणी। और यदि उच्च कक्षाओं से यदि मान लो कि तीसरी कक्षा में संक्रमण करे, तीसरी कक्षा में यदि संक्रमण करता है तो कौन सी आ गई बेटा? पाश्चन श्रेणी। और यदि मान लो कि चौथी कक्षा में यदि संक्रमण करे तो कौन सी श्रेणी आ गई? ब्रैकेट श्रेणी। और यदि पांचवी कक्षा में संक्रमण करता है तो ये आ गई बेटा फुंड श्रेणी। तो इस प्रकार से ये श्रेणी प्राप्त होती है। जो बामर क्षेत्र है ना, ये दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होता है। दृश्य ये हो गया तुम्हारा।